गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल जो लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 14 एटॉमिक फिजिक्स, इस एटॉमिक फिजिक्स में हमने ये पढ़ा था कि परमाणु क्या होता है, किसे हम परमाणु कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि परमाणु जो भौतिकी होती है, एटॉमिक फिजिक्स होती है, वो एटॉमिक फिजिक्स से किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो परमाणु के मॉडल प्रस्तुत किए, उन परमाणु मॉडलों में क्या क्या मॉडल हैं और मॉडलों की क्या क्या उपलब्धियां हैं और क्या क्या उसमें क्या है कमियां हैं। हमने ये कहा था कि वह सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में अविभाजित होता है, यानी कि उसको और हम विभाजित नहीं कर सकते और स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, उसे हमने कहा था परमाणु कहा था। तथा हमने ये कहा था कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हमने क्या कहा था, परमाणुीय भौतिकी एटॉमिक फिजिक्स कहा था। फिर अलग अलग मॉडल के हिसाब से हमने ये कहा था कि जे थॉमसन से पहले भी कई वैज्ञानिकों ने मॉडल प्रस्तुत किए थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया तथा उस मॉडल में उसने ये कहा कि जब किसी भी कोई भी कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें कैसे होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करती हैं, व्यवहार करती हैं। जब इन कैथोड किरणों को विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो ये कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की भांति क्या करती हैं, कार्य करती हैं। ये पढ़ा था हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि जैसे हम कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो परमाणु होता है, उस परमाणु के मध्य भाग में क्या होते हैं, प्रोटॉन पाया जाता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, वो धनावेशित भाग होता है तथा उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार पाया जाता है जिस प्रकार किसी तरबूज में बीज पाए जाते हैं। इस कारण इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा था। उसके बाद हमने ये कहा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा थॉमसन मॉडल द्वारा जो उत्सर्जित ऊर्जा था उसकी व्याख्या कर पाया, लेकिन स्पेक्ट्रमी या विपणन प्रभाव या अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या थॉमसन मॉडल नहीं कर पाया, इसलिए क्या रहा, ये असफल रहा। आज हम पढ़ेंगे परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल व अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। सबसे पहले रदरफोर्ड ने दो वैज्ञानिकों की सहायता ली। एक गाइगर हुआ और दूसरा मार्सडन हो गया। इन दोनों वैज्ञानिकों की सहायता से इस रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया। इससे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या की गई, जिसमें जो अल्फा कण प्रयोग है वो अल्फा कण प्रयोग फ्रस्पुर गणितज्ञ नामक कोई वैज्ञानिक है उसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसका आरेख निम्न होता है। इस आरेख में क्या होता है कि
एक लेड बॉक्स होता है। क्या होता है? एक लेड बॉक्स होता है। इस लेड बॉक्स में अल्फा कण स्रोत होता है, जहां से अल्फा कण क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तो इन अल्फा कणों को समांतरित करने के लिए, इन अल्फा कणों को समांतरित करने के लिए लेड की ईंटों को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तथा सोने की पतली पन्नी पर, इस सोने की पतली पन्नी की जो मोटाई होती है वो 10 की पावर 7 मीटर माइनस की कोटि की होती है भाई। यानी कि इसकी जो मोटाई होती है वो 10 की पावर माइनस 7 मीटर कोटि की होती है। किसकी? इस स्वर्ण पन्नी की होती है। जब इस स्वर्ण पन्नी पर जो प्रकीर्णन होता है, उस प्रकीर्णन को प्रेक्षित या ऐसे कहें कि देखने के लिए एक पर्दा होता है। उस पर्दे पर इसके क्या होते हैं? विकिरण प्रक्षिप्त होती हैं, जो हमें दिखाई देती है। इन सभी विकिरणों को या प्रकीर्णनों को देखने के लिए हम एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो लेड की ईंटों से समांतरित होते हुए अल्फा कण स्वर्ण पन्नी पर आपतित होते हैं, बौछारित होते हैं, तो उसमें कुछ एक इलेक्ट्रॉन इस प्रयोगात्मक व्यवस्था के आधार पर, इस प्रयोगात्मक व्यवस्था के आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष दिए, कारण बताए और ये कहा कि इस लगभग 8000 अल्फा कणों में से अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित सीधे ही क्या हो जाते हैं? पारगमित हो जाते हैं, तथा कुछ कण न्यून कोण व कुछ कोण अधिक कोण पर प्रेक्षित हो जाते हैं। ठीक है, तथा 8000 अल्फा कणों में से लगभग एक अल्फा कण ऐसा होता है जो पुनः उसी दिशा में लौट जाता है, पुनः उसी दिशा में क्या हो जाता है? लौट जाता है। ये रदरफोर्ड ने क्या निकाले? प्रेक्षण प्राप्त किए। इन प्रेक्षणों के आधार पर उसने अलग अलग निष्कर्ष निकाला। उसने कहा कि रदरफोर्ड के अनुसार, हमने ये पढ़ रखा है कि नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्रण गति करते हैं। जब भी कोई आवेशित कण मोमेंट ऑफ सर्कुलेशन करता है, मतलब चक्रण गति करता है, तो गति के दौरान उसकी ऊर्जा में क्या होगा? लगातार उत्सर्जन होगा, और लगातार उत्सर्जन होगा तो चक्रण गति करते समय जो त्रिज्या थी इनकी, ये त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया तो जो परमाणु है, वो परमाणु की जो स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व होता है, वो स्थायित्व में क्या होती है? कमी होती है। जबकि हमने पहले प्रयोगात्मक विधि या अलग अलग वैज्ञानिकों के मतभेदों के अनुसार हमने ये पढ़ रखा है कि जो परमाणु होता है वो परमाणु एक स्थायी होता है और विद्युत का उदासीन होता है। ठीक है, फिर इसने एक निष्कर्ष ये दिया कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो उसमें विद्युत चुंबकीय बल के कारण इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी m v²/r बराबर z² जहां z परमाणु क्रमांक है। जहां z क्या है? परमाणु क्रमांक है।
तो अब देखते हैं इसको विस्तार से। देखो भाई, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल व अल्फा प्रकीर्णन। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल क्या है कि परमाणु का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अपने दो सहयोगी वैज्ञानिक गाइगर और मार्शल नामक दोनों सहयोगी वैज्ञानिकों से एक मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसे परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कहा गया। इससे परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल के साथ साथ अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में फुर्सपुर गणितज्ञ नामक वैज्ञानिक द्वारा यह प्रयोग दिया गया, जिसका आरेख क्या है, निम्न प्रकार है। इस आरेख व्यवस्था में हम ये बनावट में भी कह सकते हैं कि एक लेड बॉक्स होता है। इस लेड बॉक्स में एक अल्फा कण स्रोत होता है। इस लेड बॉक्स में क्या होता है, एक अल्फा कण स्रोत होता है। इस अल्फा कण स्रोत में लगभग ये कह सकते हैं कि 8000 अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, जिन्हें एक समांतरित रेखा में प्रेक्षित करने के लिए लेडगी इंटू का प्रयोग किया जाता है, जिनके मध्य अति सूक्ष्म क्या होता है, छिद्र होता है। इन लेडगी इंटू के आगे एक पतली स्वर्ण पन्नी ली जाती है, जिसकी मोटाई लगभग 10⁻⁷ मीटर कोटि की होती है। हम ये कह सकते हैं कि लेडगी इंटू के आगे जो 10⁻⁷ मीटर कोटि की पतली पन्नी लेके चलते हैं, इस पतली पन्नी पर हम क्या करवा रहे हैं, इन अल्फा कणों की बौछार करवा रहे हैं। ठीक है, आगे में देखते हैं कि इस पतली स्वर्ण पन्नी के आगे एक जेडनेस का पर्दा होता है, जिंक सल्फेट का पर्दा होता है। ठीक है, इस जिंक सल्फेट के पर्दे पर जब अल्फा प्रयोग में अल्फा कण प्रेक्षित होते हैं तो इनकी जो गतिविधियां हैं इन्हें हम किसके द्वारा देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं। ठीक है, इनकी क्या गतिविधियां होती हैं। इस संपूर्ण प्रायोगिक व्यवस्था के अनुसार रदरफोर्ड ने निम्नलिखित प्रेक्षण प्रस्तुत किए। निम्नलिखित प्रेक्षण प्रस्तुत किए भाई। पहला प्रेक्षण इसने क्या किया, इसने क्या किया, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विचलित हुए सीधे ही क्या हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। इसने पहला प्रयोग किया कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विचलित हुए सीधे ही गुजर जाते हैं। इसने कहा कि इसने क्या बनाया, एक परमाणु बनाया, ये क्या हो गई, नाभिक हो गई। जब यहां से अल्फा प्रकीर्णन आते हैं तो अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो सीधे ही क्या हो जाते हैं, बिना विक्षेपित हुए सीधे ही गुजर जाते हैं। तथा उसने ये कहा कि कुछ अल्फा कण जो होते हैं वैसे होते हैं कि कुछ न्यून कोण पर और कुछ अधिक कोण पर होते हैं। एक अल्फा कण ऐसा होता है जो पुनः उसी पथ पर क्या होता है, लौट जाता है। ये भी अल्फा कण है और ये भी क्या है, अल्फा कण। ये भी क्या है, अल्फा कण है। मैंने डायग्राम रफली बनाया है फिलहाल। और ये भी क्या है, अल्फा
कण है और ये भी सारे क्या है, अल्फा कण हैं। ये एक कण क्या होता है, पुनः उसी पथ पर लौट जाता है। तो पहला निष्कर्ष ने ये कहा कि अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं वो सोने की पतली पन्ने से बिना विसर्जित हुए सीधे पारगमित हो जाते हैं। तो दूसरा इसने ये कहा, देखो इधर, एक तो ये अल्फा कण हो गया, ये हो गया, ये न्यून कण हो गया, ये क्या हो गया, अधिक कण हो गया। ये क्या हो गया, न्यून कण, और एक क्या हो गया, अधिक कण। तो इसमें हम ये कह सकते हैं क्या कि कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर और कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर प्रेक्षित हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। दूसरा लिखेंगे, कुछ अल्फा कण न्यून कोण व कुछ अल्फा कण अधिक कोण कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं। कुछ तो क्या होते हैं, अधिक कोण पर होते हैं, कुछ क्या होते हैं, न्यून कोण पर होते हैं। ठीक है, अब ये न्यून कोण पर कौन से होते हैं और अधिक कोण पर कौन से होते हैं। जो अल्फा कण नाभिक के समीप होते हैं, जो अल्फा कण नाभिक के समीप होते हैं, जैसे मान लो ये अल्फा कण है, ये तो क्या बना लिया, अधिक कोण बना लिया, और ये क्या हो गया, न्यून कोण। या ऐसे भी कह सकते हैं, यदि इससे स्ट्रेट लाइन बनाए अपन, तो यहां से स्ट्रेट लाइन बनाए तो ये तो क्या हो गया, अधिक कोण हो गया, ये क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। तो नाभिक के समीप वाला कौन सा हो गया, अधिक कोण, और दूर वाला क्या हो गया, न्यून कोण। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा कण नाभिक के समीप से गुजरते हैं वो अधिक कोण पर प्रेक्षित होते हैं, और जो दूर से गुजरते हैं वो न्यून कोण पर प्रेक्षित होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम ये कहेंगे कि लगभग 8000 अल्फा कणों में से, तीसरा ये कहें कि लगभग 8000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण नाभिक से, या ऐसे कहें एक अल्फा कण मध्य भाग से टकराकर पुनः उसी पथ पर लौट आता है। यानी कि इन 8000 लगभग 8000 अल्फा कणों में से जो एक अल्फा कण होता है वो उस परमाणु के मध्य भाग से टकराकर पुनः उसी पथ पर या उसी दिशा में लौट आता है। ठीक है, इन तीनों प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किए। या हम ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों प्रेक्षणों को पढ़ने के बाद में रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहा गया। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल या परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहा गया। अब ये निष्कर्ष हम क्या हैं वो देखते हैं। प्रेक्षण देखे हमने, अब देखेंगे निष्कर्ष। क्या देखेंगे, निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश व लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर
इसने कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश व लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर या 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के क्षेत्र पर विद्यमान होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। इसने कहा कि जो परमाणु होता है इसका मान 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के अल्प सूक्ष्म क्षेत्र में उपस्थित होता है, केंद्रित होता है, जिसे क्या कहा, नाभिक का। ठीक है। दूसरा निष्कर्ष इसने क्या निकाला, इसने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। इसने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जिसमें ऋणावेश वितरित होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। इसमें भी कह सकते हैं कि तथा इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। जब उस अधिकांश खोखले भाग में वितरित इलेक्ट्रॉनों का आवेश नाभिक में उपस्थित आवेश के बराबर होता है, या ऐसे कहें कि जितने इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश होगा वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के धनावेश के बराबर होगा, तो ये कह सकते हैं क्या कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। अतः परमाणु उदासीन होता है। ठीक है। तीसरा निष्कर्ष ने यह निकाला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, तथा नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार कक्षा में गति करने के लिए क्या करता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तीसरा निष्कर्ष ने निकाला कि ये परमाणु हो गया। जब परमाणु में उपस्थित वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण गति करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन परिक्रमण गति करेगा तो इसमें विद्युत आकर्षण बल लगेगा। ये जो विद्युत आकर्षण बल होता है ये इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार कक्षाओं में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रिय बल क्या करता है, प्रदान करता है। इसका जो मान होता है हम ये कह सकते हैं कि mv²/r इक्वल्स टू ZE²/4πε इंटू r²। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि mv²/r इक्वल्स टू k ZE²/r²। ठीक है। इस संबंध से हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। जहां z क्या है, परमाणु क्रमांक है, और e क्या है, इलेक्ट्रॉन का मान है।
ठीक है, ये इसने क्या दिए, 3 प्रेक्षण दिए। अब इसी के आधार पर इस मॉडल की कुछ कमियां रही, वो कमियां क्या रही आगे हम पढ़ेंगे। परमाणु मॉडल, परमाणु रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, क्या क्या इसमें कमी है। पहला रहा परमाणु का स्थायीकरण। पहला क्या रहा, परमाणु का स्थायीकरण। दूसरा रहा रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। दूसरा क्या रहा, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या रहा। अब इसमें क्या कहा, पहला परमाणु मॉडल की पहली कमी देखो, इसने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्रण गति करते हैं और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार कोई भी जब गतिशील आवेश होता है या कोई भी जो आवेश गति करता है तो उस गति के दौरान वह ऊर्जा क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार गतिशील आवेश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तथा रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो एक आवेश है वो नाभिक के चारों क्या करते हैं, गति करता है। जब ये नाभिक के चारों लगातार गति करेगा तो उसकी ऊर्जा लगातार क्या होगी, उत्सर्जित होगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसकी ऊर्जा में कमी रहता है, उसकी त्रिज्या में कमी होने के कारण वह नाभिक में गिर जाएगा। जब वह नाभिक में गिर जाएगा तो हम ये कह सकते हैं क्या कि परमाणु अस्थायी हो गया, जबकि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, तो इसके बारे में रदरफोर्ड व्याख्या नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया, बता नहीं पाया। ठीक है, दूसरा है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार गतिशील जो इलेक्ट्रॉन होते हो या गतिशील जो आवेश होता है, बस दो बातें बताई। ये तो क्या बताई कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, एक तो ये बताया। दूसरा बताया कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत से तरंगे संबंध होती है। मतलब यह हुआ कि जब वो गति करेगा तो उस गति के दौरान उनके संबंध क्या होंगी, तरंगे होंगी। ठीक है, अतः रदरफोर्ड के अनुसार गतिशील इलेक्ट्रॉन द्वारा लगातार ऊर्जा उत्सर्जन व पथ की त्रिज्या में कमी के कारण संबंध तरंगों की तरंगधैर्घ्य द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत तो होना चाहिए। लेकिन रदरफोर्ड ने तो यह कहा कि इस ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन हो रहा है, जब इस ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन हो रहा है, त्रिज्या में कमी हो रही है, तो प्राप्त उस संबंध तरंगे होती हैं वो सतत होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। जबकि सतत ना होकर क्या होती है, विभक्त होती है, अलग अलग होती हैं। मैंने कल कहा था इंट्रोडक्शन में आपको कि लाइमैन पास्कल ब्रैकेट फंड ये अलग अलग श्रेणियां होती हैं। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड की 2 कमियां थी। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल, इसी के बारे में हम चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।